नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं उमोद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजपुर रोड स्थित मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अपूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर उनका जो सपना था उसको साकार किया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पूर्व बीजापुर सेफ हाउस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, जिसका विजन पहली कैबिनेट बैठक में दिखाई दिया है, जिसमें सरकार ने नौजवानों और बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 22 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस रूप में फतह करेगी और कप्तान पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्या टारगेट बीजेपी ने निर्धारित किए हैं, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से। जोशी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बीते रोज डॉक्टर हरक सिंह रावत से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। क्या माना जाए कि अभी भी नाराजगी चल रही है मंत्रियों के बीच में? नहीं है। हरक सिंह जी बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश के समय में इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ हम लेंगे, क्योंकि हमारे युवा मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबसे राय मशवरा कर रहे हैं, इसलिए उनको कल याद किया था। और निश्चित ही युवा मुख्यमंत्री का जोश और पुराने मंत्रियों का अनुभव ये धरातल पर आपको दिखाई देगा और एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। नौकरशाही पर लगाम लगाने की बात हो रही थी, हालांकि पूर्व की अगर बात करें तो विधायक मंत्री तमाम नौकरशाहों से नाराज चलते थे, तमाम विवाद भी आए। कल चीफ सेक्रेटरी को ही हटा दिया गया। आपको लगता है कि आने वाले समय में और परिवर्तन होंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए आगे देखिए होता क्या। तमाम लंबित मसले हैं, चाहे वो गैरसैंण कमिश्नरी की बात हो, देवस्थानम बोर्ड की बात हो, इन लंबित मसलों पर क्या कुछ निर्णय हो पाएगा? सरकार निर्णय लेगी, जो जनहित में होगा, जनता के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, वो काम किया जाएगा। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और हरीश रावत दोनों ये कह रहे हैं कि अपना घोषणा पत्र बीजेपी पढ़ ले, नए सीएम भी अपना घोषणा पत्र पढ़ ले, क्या क्या वायदे किए थे। उनके इन बयानों को किस रूप में बीजेपी आंकती है? मैं तो हरीश रावत जी को सीरियसली लेता नहीं हूँ। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए जिसने एक कीर्तिमान दो जगह से हारने का एक कीर्तिमान स्थापित किया हो, जिसने अपने समय में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया हो, तो ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन और जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो, आज 15 दिन हो गए हैं, जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हो, अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हो, उन्हें सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो हमने एक संदेश देने की कोशिश की है, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे ये नौजवानों को फोकस कर को, हमने 21,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा शीघ्र उनकी विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं। मेरे विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नैनो योजना हमने शुरू की है, जिसमें 10,000 रुपये हम छोटे छोटे उद्योगों के लिए गाँव में देंगे, 5,000 में सब्सिडी देंगे। और हमारा पूरा फोकस युवाओं और बेरोजगारी पर है। पोर्टफोलियो को लेकर क्या निर्णय कब तक हो जाएगा, क्या लगता है? इंतजार कीजिए, शाम तक आपके सामने आ जाएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर जीतेगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। और तमाम उपलब्धियों को गिनाया और आने वाले समय में सीएम के सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी, उनका बेबाकी से जवाब भी दिया। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग जिलों के विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों के नए नाम का ऐलान कर दिया है। राज्य के 11 जिलों के नाम की सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके तहत सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग चमोली, हरक सिंह रावत को टिहरी, बंशीधर भगत को देहरादून, यशपाल आर्य को नैनीताल, विशन सिंह को अल्मोड़ा, सुबोध उनियाल को पौड़ी, अरविंद पांडे को
चंपावत और पिथौरागढ़, इसके साथ ही गणेश जोशी को उत्तरकाशी, धन सिंह रावत को हरिद्वार, रेखा आर्य को बागेश्वर, यतीश्वरानंद को बागेश्वर की कमान सौंपी गई है। तो वहीं 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू आज प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। उन्होंने आज प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजगार एक बड़ी चुनौती है और रोजगार ऐसी चीज है जो कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको प्राथमिकता से लागू कराया जाएगा। आपदा उत्तराखंड में नई बात नहीं है, इसलिए उससे निपटने की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे ताकि कम से कम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से चर्चा की है, फाइलों की रफ्तार बनी रहेगी। हमारा मकसद है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक धरातल पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। न्यायालय के आदेश के चलते कुछ विलंब जरूर थे, लेकिन अब काम दोबारा से चल पड़ा है। आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की। और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि कई बार अक्सर देखने में आता है कि कई योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे उद्देश्य होते हैं, लेकिन धरातल पे वो इतनी अच्छी तरह से नहीं उतर पाती हैं और प्रदेश की जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से धरातल पे उतार सकें, इसका प्रकोप बढ़े और उसके लिए जो भी हम सावधानियां ले सकते हैं वो लें और ताकि प्रदेश जल्दी से जल्दी वापस सामान्य परिस्थितियों में आ सके, रोजगार के अवसर और क्रिएट हो सकें और विकास की। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल भी कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वो यहां ना आए क्योंकि मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में यहां जो भी आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून पुलिस मुख्यालय पर आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के साथ में बातचीत की गई। देखिए, आज हमने 8 राज्यों की पुलिस के साथ गोष्ठी की है। सभी राज्यों के एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी और सभी बॉर्डर के जिलों के एसपी, एसएसपी इसमें जुड़े जो है। कुल मिलाकर के मुख्य बात यह है कि वर्ष 2020 की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और इस वर्ष भी अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कृपया करके हरिद्वार न आए, क्योंकि प्रतिबंधित होने की वजह से फिर उसमें हमें जो हरिद्वार आएंगे हमें कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इन लोगों को जो हरिद्वार आएंगे क्वारंटाइन भी किया जा सकता है 14 दिन के लिए। इसलिए मेरी अपील है सभी से कि इस वर्ष गत वर्ष की भांति 2020 की भांति अपने शिवरात्रि के अवसर पर जो है जलाभिषेक अपने अपने मंदिरों में करें। अगर हमने एक बात बोली है, अगर अलग राज्यों के जैसे हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या पंजाब है, अगर लोग चाहें तो थाना लेवल सब लोग मिल करके कोई टैंकर वे भिजवा सकते हैं हरिद्वार, जिसको हम भरवाने में, गंगा जल भरवाने में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और उसको वो ले जा करके।
तो वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में नगर में पद यात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने और महंगाई को कम करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर में राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा और प्रदेश पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में राम भवन धर्मशाला में गुरुद्वारा सिंह सभा तक पद यात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तीसरी बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ गई है कि जनता ने हमें नकार दिया है। जो ये डबल इंजन की बात करते थे कि डबल इंजन की सरकार आप बना दो, हम सारे विकास कार्य करेंगे। आज इन्होंने कितने विकास 4.5 साल में किए, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज चाहे मैं किसानों की बात करूं, आज चाहे जितने दुकानदार हैं उनके बात करूं, युवा वर्ग की बात करूं, हर आदमी की कमर टूट चुकी है। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना काल हुआ। इस कोरोना काल में 1 साल में कितने लोग धक्के खाते रहे, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं सारी ठप हो गई। और इसमें भी इन्होंने जो है कोरोना का जो है अभी हरिद्वार में जिस तरीके से टेस्टिंग में घोटाला किया, मतलब शर्म आनी चाहिए। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को ठेका दिया गया और फॉल्स टेस्टिंग करा के फॉल्स नंबर डाल के लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया इस प्रदेश को। तो हर तरीके से जनता समझ चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। जैसे कि चाहे कोरोना काल में लोगों की जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, त्राहीमाम हैं लोग, आज ये हालत है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। और कोरोना काल में जो ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं कहीं पे भी नजर नहीं आया। मुझे लगता है तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में तलीताल गांधी चौक में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गैस सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा जनता के हित में कोई काम नहीं किया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आमजन की कमर तोड़कर रखी हुई है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनावों में बीजेपी को देगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो कांग्रेस युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेंगे। लगातार बढ़ती महंगाई जिसने एक आम आदमी के आजीविका पर भारी असर डाला है, उसकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो महंगाई को नियंत्रण करे सरकार, और सरकार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। और जो पुरानी घोषणाएं थी जिनको अमली जामा पहनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 से पहले, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो पद रिक्तियां निकाली थी उन पदों को भी बार बार भरने की घोषणाएं वर्तमान की सरकार करती रही है। तो आज तक तो किसी घोषणा का असर हुआ नहीं। ये इनकी एक जनता को ठगने की एक नई नीति के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। 4.5 साल में जब इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे, तब ये बार बार इनके नेता बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े बयान देते थे, भाषण देते थे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री अगर बहुत अच्छे थे तो उनको बदलना क्यों पड़ा? उसके बाद तीरथ रावत आए तो इन्होंने कहा कि बस भगवान के बाद तीरथ रावत ही है इस उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर एनएसयूआई के बड़ा विरोध करती नजर आ रही है। अल्मोड़ा में आपको बता दें कि एनएसयूआई के अध्यक्ष विपुल कार्की ने कहा कि आज युवाओं का टीकाकरण पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार के परीक्षा कराने को लेकर वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं होगी। विषय है वो ये है कि राष्ट्र स्तर पर चल एनएसयूआई हर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर रही है। आज उत्तराखंड में आप देखेंगे 18 से 44 वर्ष के जितने भी हमारे लोग हैं उनको 100% तौर पर नहीं यहाँ पे सरकारी पैसा खर्च कर रहा है। इसी सरकारी पैसे का उपयोग अगर केंद्र सरकार। तो वहीं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत अल्मोड़ा जनपद के हर गांव में हर घर नल जल पहुंचेगी की कवायद रंग लाने लगी है। जनपद में करीब 1.5 लाख गांवों को पेयजल आपूर्ति कराने के लिए युद्ध स्तर पर योजना साकार रूप लेती नजर आ रही है। अल्मोड़ा जनपद के पेयजल निगम द्वारा 33,000 ग्रामीण परिवारों का इस योजना को लाभ मिल पा रहा है, जिसके सापेक्ष में 12,000 परिवारों को इस मिशन के तहत जोड़ दिया गया है। शेष कार्य गतिमान है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ लोगों को मिले, इस लक्ष्य के सापेक्ष 40% कार्य पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे अपनी शाखा के अंदर
अंदर लगभग 33,000 से 34,000 कनेक्शनों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, जिनमें से आज तक वर्तमान तक हमने लगभग 12,000 परिवारों को संयोजन उपलब्ध करा दिया है। और आगे शेष जो जिस पार्ट में देना है उस पार्ट में थोड़ी सी परेशानियां हैं, क्योंकि उन ग्रामों की। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा कोसी नदी और कुंजगढ़ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जनपद में हरेली के दिन 4.5 लाख पौधे लगाने का जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा। इस दौरान वृहद रूप में पौधारोपण किया जाएगा। मिशन कोसी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट चुका है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जनपद के वन विभाग, जिला प्रशासन सहित अनेक विभागों द्वारा हरेली के दिन 4,50,000 पौधे लगाए जाएंगे, जो 225 ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। लगभग सभी विभागों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुख्यतः हमारा जो कोसी पुनर्जनन योजना यहाँ पे चल रही है, उसके तहत 4 विकास खंडों में जो हमारा कोसी वाटरशेड है, उसमें लगभग 219 ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व कर लगभग 2,15,000 पौधे इस बार लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे 7 विकास खंड हैं, उसमें 5-5 हज़ार पौधे यानी कि 35,000 पौधे, ये लगभग 2.5 लाख पौधे ऐसे होंगे जो हमारे मनरेगा एक्टिविटीज़ के तहत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख पौधे जो हैं वो वन विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें 474 वन पंचायतें वन विभाग द्वारा इन्वॉल्व की गई हैं, और इसके अलावा उनका जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें भी ये पौधा। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर से पर्यटकों की आमद से गुलजार हो चली है। नैनीताल के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार हो चले हैं। बीते एक सप्ताह के भीतर नैनीताल समेत आसपास के पर्यटन स्थलों में करीब 50,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। नैनीताल की सुंदर वादियों का सैलानी दीदार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 1.5 साल से नैनीताल के सभी पर्यटक स्थल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते और नैनीताल समेत उत्तराखंड का पूरी तरीके से चौपट हो चुका था। वहीं अब जैसे जैसे संक्रमण की गति कम होती नजर आ रही है, वैसे वैसे पर्यटक नैनीताल उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर रुक कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही। तो वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटकों को पार्किंग न होने की वजह से शहर में जाम की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि उन्हें नैनीताल आकर बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन दिनों मैदानी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री के पार है और झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तो वहीं नैनीताल में तापमान 30 डिग्री के आसपास है, जिससे मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। ग्वालियर से आए हैं, हमारी फर्स्ट विजिट है नैनीताल। वी आर जस्ट लविंग इट, इट्स अ गुड प्लेस। अच्छा वेदर है तो वी आर जस्ट, इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर। खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। वेदर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ हमारे यहाँ 38-40 है, यहाँ पे 20-21 डिग्री है, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं है, लेकिन अभी गए थे बाहर, कर पूछा है उससे, करेंगे ज़रूर। इससे पहले भी कभी नैनीताल? नहीं, हमारी फर्स्ट विजिट है नैनीताल साथ में। क्या कहना चाहेंगे आने वाले पर्यटकों के लिए? बढ़िया है, बहुत अच्छा है और सबको आना चाहिए। यहाँ सेफ है, बिल्कुल सब अच्छा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने जो होटल भी है वो लेक व्यू का लिया हुआ है। वहाँ हम आज सुबह मॉर्निंग में ही पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह वेदर भी बहुत अच्छा था और यहाँ का ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली का मौसम इस समय बेहद गर्म है। जहाँ दिल्ली का मौसम 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसी मौसम को देखते हुए हमने यहाँ नैनीताल का रुख किया है। तो वहीं 15 जून से सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने का फैसला किया था। सराफा कारोबारियों ने कोरोना काल में हॉल मार्किंग को और आगे बढ़ाने की अपील भी की थी। हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से सोना खरीदते समय इसकी शुद्धता को लेकर कोई शक नहीं रहता। अभी तक ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग सुनिश्चित थी। हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का जो आशंका है वो कम हो जाएगी। सोने की 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी पर 15 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। बिना हॉल मार्किंग के अगर ज्वेलरी आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि हॉल मार्किंग से ग्राहकों पर टैक्स का जरूर भार पड़ेगा, लेकिन सोने की शुद्धता पर ग्राहकों को भरोसा बना रहेगा। ये जो हॉलमार्किंग जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करी है, ये 15 तारीख तक इसका लास्ट टाइम था। इसमें कुछ दुकानदारों को छूट भी गई है। जो 40 लाख से जिनका टर्नओवर नीचे है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन इसका कहीं ना कहीं ग्राहक को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इन द सेंस ये है कि अब
दुकानदार चाहकर भी बेईमाना ग्राहक के साथ नहीं कर सकता। जैसे पहले कुछ लोग 70% 72% की ज्वेलरी को 23 कैरेट लिखकर ग्राहक को दे दिया करते थे। अब ग्राहक को तो ये पता था कि 23 कैरेट, जबकि 23 कैरेट की ज्वेलरी में 96% बैठते हैं और वो 70-72% की ज्वेलरी पे 23 कैरेट लिखकर दे देते था। तो कस्टमर को यहाँ इसका एक बेनिफिट ये है कि दुकानदार चाहकर भी उससे धोखा नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हॉलमार्किंग चार्जेस हैं, प्लस उसके ऊपर ज्वेलरी पे 3% टैक्स है, तो ये कहीं ना कहीं ग्राहक को बेयर करना पड़ेगा। इसका कहीं ना कहीं थोड़ा भार कस्टमर पे ज़रूर आएगा। इसका सबसे पहले बेनिफिट तो यही है हमें कि अब जो है प्योर हॉलमार्क के साथ मिलेगी, यानी जितनी क्वालिटी है, जितनी इसकी है, शुद्धता के साथ मिलेगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब इसमें जो टैक्सेस बढ़ेंगे तो बाहर बढ़ेगा सर कस्टमर के ऊपर। तो वहीं हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स से 4 साल पहले निकाले गए करीब 300 कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षरत कर्मचारियों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हरिद्वार सिडकुल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बुनियादी सुविधाओं को ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी ने 4 साल पहले 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिन्हें आज तक वापस नहीं लिया गया है। ये सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और कंपनी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हट धर्मिता अपना रखिए, अड़ियल रवैया अपना रखिए, कोई कारण नहीं बता रही है। बेवजह झूठे और निराधार आरोप लगाकर हमें बाहर कर रखा, झूठी प्रक्रिया की कानूनी कोर्ट में चल रहा है, जबकि मामला न्यायालय में चलते हुए इसने खुद ही निकाला। न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया। न्यायालय का आदेश आने से पहले ही कंपनी ने हमें बाहर निकाल दिया और झूठ कहता है कि न्यायालय में इससे में कोई बात नहीं। कितने साल हो गए? 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वें साल में हमारा धरना, अब 5वें साल चालू हो चुका है। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तब तक हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे समर्थन में क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, भारतीय किसान यूनियन, इनकलाबी मजदूर केंद्र और बीएचएल के सभी यूनियन, सिडकुल के सभी यूनियन हमारे साथ में है। कि जिस प्रदेश की जनता दुखी हो, उस प्रदेश के मुखिया को प्रदेश में रहने का अधिकार ही नहीं आया। ये तो जनता त्रस्त हो चुकी है, आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। तो ये अपना वहाँ धरना प्रदर्शन तो लगातार जारी है। जहाँ भी ये धरना प्रदर्शन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का समर्थन पूर्ण रूप से तो वहीं प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के 5वें दिन आक्रोशित ग्राम प्रधानों, संगठन की अध्यक्ष ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी की अगुवाई में आज फिर से हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान ने 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान कर रखा है, जिसे रुक्मणी नेगी की अगुवाई में हल्द्वानी में किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के 21 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि अभी तक प्रधान एक्ट लागू नहीं किया गया है। सीआईएफ ने इसको लेकर अपनी बात कही है। सीआईएफ के अंतर्गत हल्द्वानी में 7 पंचायतें हैं, जिनमें से 5 ही न्यायिक पंचायतें हैं, जबकि सभी को न्यायिक पंचायत घोषित करने की मांग की जा रही है। देखिए, आज हमें 5वां दिन है और सरकार का कोई भी बंदा हमारे से मुलाकात करने नहीं आया है। और ये जो मांग है पूरे प्रदेश स्तर में चल रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो हमारी बात सुने। और अब जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, काफ़ी उनकी उम्मीद है हमें, और शायद वो जल्दी ही कुछ सुनेंगे हमारी बात को और उसमें कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तो अभी आप लोगों की मुख्य मांगें क्या हैं? जी, हमारी मुख्य मांग असल में 21 और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।